अच्छा जी, तो लास्ट हम ये पेपर सॉल्व कर रहे थे मई जून 2023, पेपर 21। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 एनर्जेटिक्स से रिलेटेड है, न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा, आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें ही पूछ सकते हैं। अच्छा जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड। NaOH रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, और रिएक्शन भी दे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद H2SO4 गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर। डिफाइन इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल, आपने लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इस तरह से जो भी डेफिनेशन आती है उसके लिए एक अलग से जो है वो आपने अपनी एक 2-3 पेजेस का जो है वो आप हैंड आउट जो है वो बना लें। और उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। पेपर से एक दिन पहले आप उसको जो है वो बैठ के पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला डेफिनेशन आपकी सारी जो है वो हो जाएंगी। अच्छा जी, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 2 मार्क्स की है। तो क्या होगा कि एनर्जी चेंज विच अकर्स, एनर्जी चेंज, enthalpy change of neutralization. It is the energy change which occurs when 1 mole of water is formed. When 1 mole of water is formed, when aqueous acid reacts with alkali. ठीक है, तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर, तो जब 1 मोल वाटर बनेगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ये हमने डिफाइन करनी है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, ठीक है, द रिएक्शन मस्ट हैपन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में रिएक्शन होगा, तो जो भी एनर्जी चेंज आएगा व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? An experiment is carried out to calculate heat of neutralization. क्या करना है आपने? Is experiment to carry out to calculate delta H neutralization for the reaction between sodium hydroxide, for the reaction between sodium hydroxide and sulfuric acid। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करनी है। 100 cm³ of 1 mole per dm³ NaOH is added to 75 cm³ of 1 mole per dm³ sulfuric acid in a polystyrene cup। ठीक है, तो हमारे पास क्या मौजूद है? पॉलीस्टाइरीन कप मौजूद है। लेट्स से दिस इज पॉलीस्टाइरीन कप। ठीक है, दिस पॉलीस्टाइरीन कप इट कंटेन्स 75 cm³ of, let's say this is 75 cm³ of point 1 mole per dm³ sulfuric acid. So this is 75 cm³ of 1 molar sulfuric acid। और इसमें हमने क्या ऐड किया? 100 cm³ of 1 mole per dm³ NaOH। ठीक है, सो 100 cm³ of 1 mole per dm³ NaOH जो है वो इसमें ऐड किया गया। NaOH is added to 75 cm³ of 1 mole per dm³ sulfuric acid in a polystyrene cup and stirred। Results from the experiment are shown in table। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। Initial temperature of sodium hydroxide was 20 degree centigrade. Initial temperature of sulfuric acid was 20 degree centigrade. And maximum temperature means कि when both the solutions are mixed. So when they are mixed with each other, they'll react and temperature change आएगा। और क्या temperature change आया? 27.8। तो maximum temperature rise आया, that means reaction is exothermic। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करें कि यूज इक्वेशन 1 to calculate the amount in moles of sulfuric acid that is neutralized in the experiment। ठीक है, इक्वेशन 1 को आपने यूज करना है। दैट मीन्स के मोलर रेशियोज देखने। तो इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 2 moles ऑफ NaOH रिएक्टिंग विद 1 mole ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं? 2:1 के रेशियो में। फाइंड क्या करना है आपने? मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज न्यूट्रलाइज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहले हम NaOH के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। NaOH का वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है। तो मोल्स ऑफ NaOH,
वुड बी कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो कितनी कंसंट्रेशन है, 1 इंटू वॉल्यूम कितना लिया है, 100 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ से आपके पास मोल्स ऑफ NaOH आ जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 1000, या अगर 0.1 तो 0.1 मोल्स ऑफ NaOH है। ठीक है, और 0.1 मोल NaOH है, और H2SO4 कितना लिया है हमने। अब देखें, अगर 0.1 मोल NaOH है तो दैट मीन्स के सल्फ्यूरिक एसिड कितना होना चाहिए, मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड आउट करने ना। तो क्योंकि 2:1 का रेशियो है बिटवीन NaOH एंड H2SO4। नहीं जी बेटा, आपने रेशियो गलत किया, ये 2:1 का रेशियो है। ठीक है, NaOH जितना भी है H2SO4 उसका हाफ होगा, तो अगर ये 0.1 है तो ये कितना होना चाहिए, 0.05 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास H2SO4 है कितना, वॉल्यूम कितना है 75 cm3, कंसंट्रेशन 1 मोल/dm3। तो मोल्स ऑफ H2SO4 C इंटू वी, कंसंट्रेशन कितनी है 1, इंटू वॉल्यूम कितना है 75 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये कितना आ रहा है, 75 डिवाइडेड बाय 1000, 0.075, 0.075। ठीक है, तो आपको चाहिए कितना, चाहिए 0.05, और आपके पास मौजूद कितना है 0.075। तो बताएं लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस कौन सा है। क्वेश्चन में नहीं पूछा, बट वैसे आप जरा मुझे बताएं, देखें किस किस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ जी, विच ऑफ द रिएजेंट इज लिमिटिंग एंड विच ऑफ द रिएजेंट इज इन एक्सेस। एक्सेस रिएजेंट कौन सा है और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। बिल्कुल ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्सेस में है, बिकॉज 0.05 रिक्वायर्ड था, एंड वी हैव 0.05, तो दैट 0.075 मतलब एक्सेस में है। यहाँ हमें सिर्फ क्या बताना है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज न्यूट्रलाइज। तो कितना न्यूट्रलाइज होगा, 0.05, क्योंकि ये 0.1 है, तो इसके हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड 0.05 न्यूट्रलाइज होगा। हाँ जी, क्लियर है ये सबको, इसमें कोई सवाल। NaOH तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना बेटा, NaOH लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, एक्सेस रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। बिकॉज अगर आप देखें, आपने NaOH के कितने मोल्स कैलकुलेट किए, NaOH के मोल्स आए 0.1। ठीक है, और इक्वेशन के हिसाब से NaOH जितना भी है सल्फ्यूरिक एसिड उसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, आप इक्वेशन देंगे 2 मोल्स ऑफ NaOH रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो NaOH जितना भी है सल्फ्यूरिक एसिड उसका हाफ होना चाहिए। तो अगर NaOH 0.1 मोल है, NaOH इज 0.1, तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना होना चाहिए, 0.05, आपको इतना चाहिए, 0.05 चाहिए। और जो हमें यहाँ पे अमाउंट गिवन है 75 cm3, 1 मोल/dm3 H2SO4, तो उससे जब हमने मोल्स कैलकुलेट किए तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 0.075, यानी आपको चाहिए कितना था 0.05, और मौजूद कितना है 0.075, तो मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा है ना, और जब ज्यादा होगा तो मतलब एक्सेस में है। टू completely utilize or to completely neutralize 0.1 mole of NaOH, we only need point 0 so we only need 0.05 moles of sulfuric acid, but we have 0.075, that means के एक्सेस में है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग द रिजल्ट्स इन टेबल 2.1, इंक्लूड यूनिट्स इन योर आंसर। ठीक है, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करनी है। assume that the specific heat capacity of the final solution is 4.18, 1 cm cube of the final solution has a mass of 1 gram। तो अब देखें टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है सोल्यूशन का, आपने 75 cm क्यूब ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड, और 100 cm क्यूब ऐड किया NaOH, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सोल्यूशन का, 175 cm क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। और ये कह रहे हैं कि 1 cm क्यूब बराबर है 1 ग्राम के, दैट मीन्स के 175 cm क्यूब बराबर है 175 ग्राम्स के। जो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो आपने ग्राम्स में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आप इसको देख लें कि 1 cm क्यूब ऑफ द फाइनल सोल्यूशन हैज अ मास ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, तो ये 175 ग्राम हो गया। देर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, full dissociation of H2SO4 occurs, the experiment take place at constant pressure, so show your working। तो पहले तो क्या करेंगे, हीट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो Q इज इक्वल्स टू mc∆T, और क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो -mc∆T कह सकते हैं। Q इज इक्वल्स टू -mc∆T, और m कितना हो जाएगा 175, C की वैल्यू 4.18 गिवन है, और टेम्परेचर चेंज कितना आया है 27.8,
27.8 -20, तो 27.8 -20 मतलब 7.8। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया? 7.8। 7.8, तो ये आंसर कितना आ रहा है बेटा? पहले तो मुझे इसका आंसर बता दें। 5705.5 जूल्स। ठीक है, -5705.7 जूल्स। ठीक है, इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 57 -57.05 किलो जूल्स आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फुल डिसोसिएशन फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग द, और डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है कि व्हेन वन मोल ऑफ, व्हेन एनर्जी चेंज विच अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे आपके पास NaOH जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट था, और NaOH के कितने मोल्स थे? 0.1। तो वाटर भी कितना बन रहा होगा? 0.1। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपने एनर्जी कैलकुलेट की है, दिस इज व्हेन 0.1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्स। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो आपने एनर्जी कैलकुलेट की है, ठीक है, दिस इज व्हेन 0.1, इसको मल्टीप्लाई में एक 5705.7 डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा, ये 5.7 आ रहा है, सॉरी, इसको करेक्ट कर लें, ये कितना आ रहा है? 5.7। ठीक है जी, ये आ रहा है 5.7। तो ये कितना आ गया? दिस इज 5.-5.705 किलो जूल्स। ठीक है, बट ये जो एनर्जी चेंज आया है, ठीक है, दिस, एक मिनट, इसको जरा सही से लिख लें। ठीक है, ये आ गया -5.705 किलो जूल्स। और ये जो एनर्जी चेंज आया है, दिस इज व्हेन 0.1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्स। बट क्वेश्चन क्या है? हीट ऑफ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो है, दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, ये 1 मोल ऑफ वाटर के लिए। तो हम कह सकते हैं, अब यहां से हम रिलेशन बनाते हैं, हम कहते हैं कि जी व्हेन 0.1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्स, तो कितना एनर्जी चेंज आ रहा है? 5.7 किलो जूल्स। ठीक है, तो अगर 1 मोल वाटर बनता है फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, तो एक उसके लिए कितना एनर्जी चेंज आएगा? तो एक्स, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। एक्स वुड बी इक्वल टू 5.7 डिवाइडेड बाई 0.1, तो डिवाइडेड बाई 0.1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 57.057 -57.057। और यूनिट्स क्या हो जाएंगे? किलो जूल्स पर मोल, ये किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जी बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट, लास्ट वाला एक्सप्लेन करना है बेटा, सिंपल। देखिए क्वेश्चन क्या था? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है आपने। सवाल पढ़ लें। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपने ऊपर ही डिफाइन किया कि इट इज द एनर्जी चेंज विच अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्स। तो अभी जो आपने Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T से जो आपने एनर्जी कैलकुलेट की है, इसमें आपने अमाउंट कितना लिया है? 175 टोटल अमाउंट। तो इसका मतलब यहाँ पे, क्योंकि आपने जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास NaOH के कितने मोल्स थे? अभी हमने कैलकुलेट किए थे 0.1। तो वाटर भी कितना बन रहा होगा? 0.1 ही बन रहा होगा ना, क्योंकि इनका रेशियो क्या है? 2:2, यानी कि 1:1। तो जितना NaOH है, वाटर भी उतना ही बनेगा। तो इसका मतलब ये जो आपने एनर्जी चेंज कैलकुलेट किया है, यानी कि 5.-5.7, दिस इज फॉर 0.1 मोल ऑफ वाटर। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। और डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल ऑफ वाटर के लिए है। तो 1 मोल ऑफ वाटर के लिए हमने फिर फाइंड आउट कर लिया, रेशियो मेथड लगा दिया कि जी 0.1 मोल ऑफ वाटर है तो इतना एनर्जी चेंज आएगा, और 1 मोल ऑफ वाटर है तो कितना एनर्जी चेंज आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिवाइड हुआ, और ये आंसर आ गया। आ रही है बात समझ?
ठीक है जी, क्लियर हो गई बात सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। Complete the equation for the reaction that occurs when a solution of barium hydroxide. Complete the equation for the reaction that occurs when a solution of barium hydroxide is added to aqueous sulfuric acid. Include state symbols. Barium hydroxide, barium hydroxide reacting with sulfuric acid. तो क्या बनेगा? बैरियम सल्फेट, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन है, बैरियम सल्फेट प्लस वाटर H2O। पहले तो इसको बैलेंस कर लें। बैरियम एक है, बैरियम एक है, सल्फेट एक, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2+2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। अच्छा, अब आप देखें H2SO4 एक्वस है, बैरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। बैरियम सल्फेट क्या होगा, कोई बताएगा बेटा? बैरियम सल्फेट, ऑल्दो ये पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन है, बट चले हम यहाँ कर लेते हैं, बिल्कुल सॉलिड होगा। बिकॉज हमने पढ़ा ये बैरियम सल्फेट ग्रुप 2 सल्फेट है, और ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। बैरियम तो सबसे आखिरी वाला एलिमेंट है ना, तो बैरियम सल्फेट ये सॉलिड होगा। वाटर लिक्विड, ये स्टेट्स आ गई। Suggest why the enthalpy change of neutralization cannot be determined addition using the addition of dilute sulfuric acid to aqueous barium hydroxide। यानी कि यहाँ पे आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड यूजिंग, जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड में NaOH ऐड किया, तो आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट कर ली। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड वाज एडेड टू NaOH, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ गई, ठीक है। बट कह रहे हैं कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में बैरियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, तो इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड यूजिंग द एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू एक्वस बैरियम हाइड्रोक्साइड। उसकी वजह क्या है, ये सॉलिड बन रहा है। देखिए यहाँ जो NaOH के केस में एक्वस सॉल्ट बन रहा था, बट बैरियम हाइड्रोक्साइड के केस में इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है। और ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इसका अपना, यानी ये जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, जब आप एनर्जी चेंज कैलकुलेट करेंगे तो वो बेसिकली सिर्फ वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। बिकॉज लेट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपने इसकी सारी कैलकुलेशन की और आपके पास एक आंसर आ गया, सपोज डेल्टा एच का आंसर आ गया 100 किलो जूल। मैं जस्ट एक असम्पशन ले रहा हूँ कि जैसे हमने ऊपर डेल्टा एच फाइंड आउट किया, वैसे ही हमने यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकाल लिया, इसका वॉल्यूम फिर मोल्स कैलकुलेट किए, सारी वैसे ही हमने कैलकुलेशन की, और एट द एंड हमारे पास आंसर आ गया 100 किलो जूल। बट ये जो 100 किलो जूल है, ये सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये पीपीटी भी बन रहा है। तो ये जो पीपीटी बन रहा है, इसको भी बनने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एडिशनल एनर्जी प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि डायरेक्टली फाइंड आउट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आप ये, अब आप यहाँ पे ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इस 100 में से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी है और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी कितनी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 100 किलो जूल्स होगी, ये बेसिकली दो एनर्जीज होंगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है जी। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फाइंड इट डायरेक्टली। जहां भी पीपीटी बनेगा, वहां आप न्यूट्रलाइजेशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसमें पीपीटी फॉर्मेशन की एनर्जी भी आ जाएगी। तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स दिस रिएक्शन involves formation of precipitate which also involves an energy change। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आ रहा होगा। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन क्या है इसमें, सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू, ठीक है, तो पिछले वाले केस में सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन, जी बेटा, बट वो क्योंकि वाटर में ही बन रही थी, सोडियम सल्फेट जो था उसके लिए, ये आप देखें, ये ऑलरेडी ये डिजोल्व इन वाटर है, ठीक है ना। तो जो चीज डिजोल्व इन वाटर है, यहाँ पे जो चीज बन रही है आपके पास वाटर ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एक्वस की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ मैटर नहीं करेगी, बट जहाँ पीपीटी बन रहा है, मतलब पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आ रहा होगा। यहाँ तो पार्टिकल्स देखे ना, इसको थोड़ा सा आप वो थोड़ा सा इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में जाके। आपने ओ लेवल्स में आयनिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, हम दोनों की आयनिक इक्वेशंस लिख के देखते हैं, दोनों रिएक्शन, ताकि ये आपको जरा क्लियर हो। पहला रिएक्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद H2SO4,
क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, इसको बैलेंस करते हैं। 2 और नहीं, अभी तो कुछ नहीं आएगा, और 2, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब आप स्टेट्स लगाएं, H2SO4 एक्वस, एक्वस और ये लिक्विड। अब आप इसकी आयनिक इक्वेशन बनाएं। आयनिक इक्वेशन में क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, सोडियम +1। देखें एक्वस का मतलब क्या होता है कि ये पानी में जाके ब्रेक हो जाएगा, 2Na+ और 2OH-, ये ऐसे पानी में जाके ब्रेक हो चुके होंगे, एक्वस। एक्वस H2SO4 ये भी पानी में जाके ब्रेक हो जाएगा, 2H+। जो चीज एक्वस है वो मतलब वो आयंस की फॉर्म में वाटर में मौजूद है। तो ये पहले से ही रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ही आयंस की फॉर्म में पानी में मौजूद है। ठीक है, ऐसे ही सोडियम सल्फेट भी 2Na+, और SO4 2-, जो चीज वाटर है उसको एज इट इज, मतलब जो एक्वस था उसको आपने आयंस में ब्रेक करके रखा, वाटर एज इट इज रहेगा। अब आप देखें किसके स्टेट में चेंज आ रहा है और किसके स्टेट में चेंज नहीं आ रहा। तो अगर हम यहाँ पे नोट करें तो Na+, सोडियम पहले भी एक्वस था, सोडियम बाद में भी एक्वस, मतलब इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सल्फेट पहले भी एक्वस है, सल्फेट बाद में भी एक्वस, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब पीछे क्या बच गया आपके पास? अब अगर आप देखें तो पीछे आपके पास क्या बच गया? 2H+, AQ+2OH- AQ गिव्स 2H2O लिक्विड, और 2 अगर आप कॉमन ले तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो H+, मतलब यहाँ सिर्फ एक्चुअल में देखने में आपको रिएक्शन जो भी जितना भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट जब हमने इसकी आयनिक इक्वेशन बनाई तो पता लगा कि यहाँ पे सिर्फ वाटर बन रहा है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जी फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, बिकॉज बाकी यहाँ कुछ बना ही नहीं है। सोडियम सल्फेट जो है ये बेसिकली आयंस ही है डिजोल्व इन वाटर। वो पहले भी पानी में डिजोल्व थे, बाद में भी पानी में डिजोल्व है। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में जो आयनिक इक्वेशन से पता लगता है कि असल में बना क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर बना है। अब आप दूसरी इक्वेशन की आयनिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अब आप दूसरे रिएक्शन की बना के देखिए। दूसरा रिएक्शन क्या था? सोडियम हाइड्रोक्स सॉरी बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 gives barium sulfate which is solid plus 2H2O liquid। ये एक्वस, ये एक्वस। ठीक है, इसकी अगर हम आयनिक इक्वेशन बनाते हैं तो बैरियम हाइड्रोक्साइड Ba2+ AQ2OH- H2SO4 2H+ AQ SO4 2- gives BaSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पर कुछ भी एक्वस नहीं है तो यहाँ कुछ कैंसलेशन नहीं हो रही। दैट मीन्स इस रिएक्शन में बैरियम सल्फेट भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। तो जब आप इस रिएक्शन की डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस डेल्टा एच इज ओनली न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज यहाँ सिर्फ वाटर नहीं बन रहा। दिस इज डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन प्लस पीपीटी फॉर्मेशन। तो इसलिए आप इस रिएक्शन में जहां पीपीटी बन रहा है वहां आप डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ ऑब्वियसली अगर मुझे पीपीटी की फॉर्मेशन पता लग जाए तो वो सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट हो सकती है, बट क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आप इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे दो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, पीपीटी भी बन रहा है। तो जो भी डेल्टा एच आप कैलकुलेट करोगे वो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो 100% हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, बिकॉज उसमें पीपीटी फॉर्मेशन भी हो रहा है। हाँ जी, बात समझ में आई है? मेरे ख्याल में अब ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? अच्छा खासा डिटेल में मैंने इसको पूरा डिस्कस किया ताकि सबको क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल ऑफ वाटर क्या क्यों रहे हैं डेफिनेशन के अंदर, वो क्यों कह रहे हैं, हालांकि दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है, बट देर ओनली सेइंग कि जी 1 मोल ऑफ वाटर, बिकॉज उसकी वजह क्या है, दूसरा सब्सटेंस ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में है। तो वो पहले भी एक्वस था, बाद में भी एक्वस ही है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, हीट ऑफ कंबशन डू वी टेक मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हीट ऑफ कंबशन समझा नहीं बेटा, यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन क्यों पूछेंगे, ये तो न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन था ना। ठीक है, जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपके जहन में हो।
कंबस्शन जो है बेटा, कंबस्शन की डेफिनेशन क्या है? आप डेफिनेशन के हिसाब से देखिए ना, व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न्स, तो वहां सब्सटेंस रिएक्टेंट के हिसाब से देख रहे होते हैं कि सपोज एक्स की कंबस्शन हो रही है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है। एक्स की कंबस्शन हो रही है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है, एक्स वो बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है लेट्स से। तो फॉर कंबस्शन क्या है? व्हेन वन मोल ऑफ एक्स रिएक्ट्स विद एक्स इज ऑक्सीजन टू गिव प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। तो हम इसके हिसाब से देख रहे होते हैं, जो सब्सटेंस है उसके हिसाब से देख रहे होते हैं। हर डेफिनेशन सेपरेट है ना, आप हर डेफिनेशन को उसके हिसाब से देखें, न्यूट्रलाइजेशन को कंबस्शन पे अप्लाई ना करें, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके जहन में होगा ना, तो वो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, आगे कंबस्शन के क्वेश्चन आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पीरियोडिसिटी से रिलेटेड है, इसको स्किप करते हैं। ऑर्गेनिक आ गई। अच्छा, ये sp2 sp3 भी चलें देख लें, मेरे ख्याल में ये भी सबको क्लियर होने चाहिए। कंप्लीट टेबल 4.1, complete table 4.1 to show the number of sp2 and sp3 hybridized carbon atoms that are present in a molecule of V। sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ये V का स्ट्रक्चर यहाँ गिवन है। इसमें sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम काउंट करने, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये sp2 है, 1 2 और 3। सो sp3 कितने हो गए, सॉरी sp2 कितने हो गए, sp2 हो गए 3। ये 3 sp2 है। इसकी वजह क्या है? 3 डबल बॉन्ड है। तो sp2 कार्बन कितने हो गए, ये sp2 है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हमेशा sp2 होगा, ठीक है। sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होगा, sp3। तो दिस इज sp3। तो हम कह सकते हैं 3 sp2 है और 1 sp3। ये क्लियर है सबको? sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, तो ये पेपर कंप्लीट हो गया 2023 मई जून पेपर 21। अब आ जाते हैं 2023 मई जून पेपर 22, पेपर 22। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन तो ये, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम सॉलिड्स आर शोन इन टेबल 1.1। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन मैग्नीशियम एंड इन सोडियम क्लोराइड। हाँ जी, शाबाश, बड़े आसान आसान से सवाल हैं, आप लोगों ने आंसर करने हैं इसके। बॉन्डिंग इन मैग्नीशियम मेटालिक, बिल्कुल ठीक है, मेटालिक, मैग्नीशियम में मेटालिक, और सोडियम क्लोराइड में आयोनिक। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है 923 और सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 1074। हाँ जी। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम क्लोराइड। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अट्रैक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी इन, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन NaCl, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, यूं भी आप कह सकते हैं, बिटवीन अनलाइक या बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between oppositely charged ions in NaCl। ठीक है जी। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ phosphorus and sulfur in terms of structure and bonding, in terms of structure and bonding। हाँ जी, तो सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 392, और फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 317। जी। तो बोथ सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल ठीक बात है कि सल्फर जो है इसका फॉर्मूला क्या है, एसिड, और फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या है, P4, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो सल्फर जो है
ये है तो दोनों ही सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बोथ सल्फर एसिड एंड P4 आर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दोनों सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, बट हम कह सकते हैं कि द एसिड मॉलिक्यूल is heavier or has more number of protons and electrons. Okay, more protons and electrons, therefore stronger temporary dipole induced dipole force. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर टेम्पररी डायपोल इंड्यूस डायपोल होंगे, या आप कह लेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल होंगे। तो दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, नॉन पोलर है, बट क्या है कि सल्फर क्योंकि हैवियर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल ठीक है, एम आर ज्यादा है, या आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बात कर लें। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। एबिलिटी ऑफ एन एटम, ability of an atom to attract the electron pair toward itself। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में आपने नहीं लिखने, आपने फुल फॉर्म ही मेंशन करनी है, इलेक्ट्रॉन पेयर। एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड क्यों बढ़ती है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज इन ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग एंड रेडियस आर सेम। ठीक है, शील्डिंग भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो ज्यादा अट्रैक्शन क्यों हो रही है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, अमोनिया मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सी है? बिल्कुल ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ड्रॉ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, इंक्लूड एनी रेलेवेंट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायपोल्स। ठीक है, एनी रेलेवेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डायपोल्स। तो अमोनिया मॉलिक्यूल हम ड्रॉ कर लेते हैं, NH3 और NH3। ठीक है, अब इसमें हमें मालूम है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन डॉटेड लाइन से हम शो कर देंगे। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर होगी बात? जी बिल्कुल, रेडियस डिक्रीज होता है, स्लाइटली डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे आप मेंशन करना चाहो मेनली क्योंकि बात हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हाँ आप मेंशन कर सकते हैं रेडियस डिक्रीजेस, वो भी ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्शन की वजह से जो रेडियस है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। तो बिल्कुल अगर आप मेंशन करना चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बट वो ज़्यादा डिटेल में बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप मेंशन करना चाहें तो उसको कह सकते हैं कि रेडियस स्लाइटली डिक्रीजेस, रेडियस ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, नॉट बिकॉज के नंबर ऑफ शेल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है। ठीक है, तो आप शील्डिंग एंड रेडियस की जगह पे आप ये कह सकते हैं, चलिए हम इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लेते हैं कि शील्डिंग एंड नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। ठीक है जी, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बिकॉज बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेडियस में डिक्रीज आता है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, कोई सवाल इसमें यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाते हैं
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड अमोनिया आर शोन इन टेबल 1.2। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट है 195। सजेस्ट टू रीजंस, टू रीजंस। अच्छा, ये एक चीज नोट कीजिएगा बेटा कि ये जो टू है इसको बोल्ड किया गया, ये तो खैर आप ओ लेवल से पेपर देते आ रहे हैं, बट ये चीज ध्यान में रखा करिए, जो चीज बोल्ड है मतलब इस पे आपने मेन फोकस करना है। तो दी सजेस्ट टू रीजंस फॉर द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड अमोनिया। दो रीजन बताने हैं जी। व्हाट आर द टू रीजंस ड्यू टू विच द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज ग्रेटर देन ऑफ अमोनिया? आइस हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू टू हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, हमने इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बात करना है ना, तो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वी नो कि ईच वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वहां पे आपको जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर वाटर मॉलिक्यूल। बट इन केस ऑफ अमोनिया देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, वन हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ अमोनिया, इन केस ऑफ अमोनिया, वन हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो एक रीजन हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे NH3 में हमने देखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्ड पोलर है, तो यहाँ परमानेंट डाइपोल भी आ रहे हैं। बट जब हम वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से राइट साइड पर है। चलो जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कोई क्वेश्चन क्या था? सजेस्ट टू रीजंस फॉर द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड अमोनिया। तो एक रीजन तो हमने क्या बता दिया, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर वाटर मॉलिक्यूल, इन इन केस ऑफ अमोनिया वन हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, दो रीजन है तो सेकंड रीजन क्या हो जाएगा? सेकंड रीजन क्या होगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्योंकि अक्रॉस द पीरियड अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट ईएन वैल्यूज बढ़ती हैं, और ऑक्सीजन ग्रुप 5 6 में है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है देन नाइट्रोजन। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीरियोडिसिटी है सारा। बेटा ये हम इस तरह से देख रहे होते हैं ना, यानी फॉर एग्जांपल ये एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O, H2O, ठीक है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये इसके पास ये दो लोन पेयर है। अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? एक वाटर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना रहा है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना रहा है, ठीक है। ये आपके पास ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, यानी ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब अगर आप इसको काउंट करें ना, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना रहा है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना रहा है, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के पास? क्योंकि जब हम बात करते हैं ना इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर्स बात कर रहे होते हैं कि डोनर कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? A sample of bleach contain, ये मोल्स का क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। A sample of bleach contains an unknown concentration of sodium chlorate, ठीक है। A sample of bleach, it contains an unknown concentration of sodium chlorate. 10 cm cube of W is diluted with distilled water to make a total volume of 100 cm cube of bleach solution, ठीक है। अब आपके पास क्या है? 10 cm cube ऑफ W क्या है? ब्लीच है, ठीक है। और कितना आपके पास ब्लीच मौजूद है? 10 cm cube। तो लेट्स से हमने कहा कि जी ये 10 cm cube, 10 cm cube ब्लीच है, ठीक है। इज डाइल्यूटेड विद डिस्टिल्ड वाटर टू मेक अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 100 cm cube ऑफ ब्लीच सोल्यूशन। तो आपने एक बड़े बीकर में इसका सोल्यूशन बना लिया, डाइल्यूट सोल्यूशन बना लिया, और टोटल वॉल्यूम कितना रखा इसका? यानी 10 cm cube आपके पास एक्चुअल सोल्यूशन था, उसमें कितना वाटर ऐड किया होगा? 90। तो ये कितना बन गया? 100 cm cube ऑफ 100 cm cube
डाइल्यूटेड सोल्यूशन बना दिया आपने, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ब्लीच। ठीक है, यानी ये जो 10 cm³ था, इसमें मजीद पानी ऐड करके इसको टोटल 100 ml कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 25 cm³ ऑफ दिस डाइल्यूटेड ब्लीच सोल्यूशन इज एडेड टू एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, इसमें से आपने 25 cm³ एक्सट्रैक्ट किया, इसमें से 25 cm³ जो है वो एक्सट्रैक्ट किया। ऑफ दिस डाइल्यूटेड ब्लीच सोल्यूशन इज एडेड टू एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड मेजर्ड अंडर रूम कंडीशंस। अच्छा, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखें, इसमें इन्होंने इक्वेशन बनवाई है हमसे, सोडियम क्लोरेट। ऑल्दो ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बट मोल्स का क्वेश्चन मुझे, क्योंकि काफी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के मोल्स के हवाले से, तो इसलिए देख लें इसको जरा एकदम सॉल्व कर लेते हैं। तो एन ये जो पार्ट है, इससे ऊपर वाला पार्ट, पार्ट नंबर 2, सोडियम क्लोरेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड NaClO, रिएक्ट कर रहा है किससे, H2O2 से, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर H2O एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन, इक्वेशन आपने बना दी, अब इसको चेक करें बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। सोडियम एक Cl एक है, Cl एक है, ऑक्सीजन 2 + 1 3, ऑक्सीजन 2 + 1 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, इक्वेशन बैलेंस है ये। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो आपने NaClO है, इसका पहले तो डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया, उसके बाद इसमें से कितना एक्सट्रैक्ट किया है, 25 cm³ एक्सट्रैक्ट किया है, और उसको रिएक्ट किया है किसके साथ, विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 के साथ रिएक्ट किया, विच इज इन एक्सेस अमाउंट। ठीक है, the experiment is repeated and on average 25 cm³ of diluted bleach solution produces 42 cm³ of gas। ठीक है, अब यहाँ पे गैस क्या है, ऑक्सीजन। तो कह रहे हैं कि ये जो आप 25 cm³ ले रहे हैं, ऑन एवरेज ये कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन का, 42 cm³ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर DM³ ऑफ सोडियम क्लोरेट इन W। ठीक है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, सोडियम क्लोरेट की, ग्राम्स पर DM³ में। ठीक है, अब ये जितनी भी, एक चीज ध्यान में रखें कि मोस्टली ये जितने भी आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे मोल्स के, ये सब मतलब ये बैक टाइट्रेशन है, आपने इसको बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करना है। लास्ट में क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले इसके मोल्स फाइंड आउट करें, जो चीज लास्ट में वहीं से स्टार्ट करें। पहले आपने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट किए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे जी। हाँ जी, ऑक्सीजन के मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, बट अगर ये 24,000 क्यों यूज कर रहे हैं आप, वजह क्या है, 24,000 या 24 DM³ ये किस बेसिस पे आपने यूज किया है। नहीं नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये अलाउड है, यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डायरेक्ट आप 24 से डिवाइड तो कर रहे हैं, बट क्या इस क्वेश्चन में अलाउड है और किन बेसिस पे, मुझे रीजन बताएं। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, यहाँ पे मेंशन है कि मेजर्ड अंडर रूम कंडीशंस। अगर ये रूम कंडीशंस ना होती फिर क्या करते, फिर मोल्स कैसे कैलकुलेट करते। फिर PV इज इक्वल्स टू NRT लगता, फिर गैस इक्वेशन लगती, और फिर वहां से फाइंड आउट। तो क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि रूम कंडीशंस है, तो हम डायरेक्ट 24,000 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या 24 DM³ वाला। तो यहाँ क्योंकि CM³ में है, तो मैं डायरेक्ट 42 CM³ को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 24,000, और ये कितना आंसर आ रहा है जी, कोई आंसर बताएगा मुझे, कितने मोल्स आ रहे हैं। 0.00175, 0.00175, ये आ गए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर 0.00175 है, सो दैट मीन्स के मोल्स ऑफ सोडियम क्लोरेट कितने होंगे, ये भी इतने ही होंगे। ठीक है, ये भी इतने ही होंगे, तो मोल्स ऑफ NaClO कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ NaClO ये भी कितने हैं, 0.00175। ठीक है, बट ये किसमें है, ये है इन, हमें फाइंड आउट करनी कंसंट्रेशन, और ये जो आपने मोल्स कैलकुलेट किए, दीज आर इन 25 cm³। ये जो 25 cm³ आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, इसमें, बट एक्चुअल सोल्यूशन कितना है, 100 cm³, और ये 100 cm³ इसमें NaClO कितना है, 10 cm³। तो अगर मुझे देखना है ये 10 cm³ में कितने मोल्स हैं,
तो मैं डायरेक्ट ये 100 cm³ वाले मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, यानी हम ये कह रहे हैं कि हमने इतने पोर्शन के मोल्स कैलकुलेट किए हैं, बट ये एक्चुअल में टोटल कितने हैं? चार, क्योंकि टोटल 100 था। आपने 100 को चार पार्ट्स में डिवाइड किया, 25 एक्सट्रैक्ट किया, उसमें आपने मोल्स फाइंड आउट कर लिए। वो कितने आए? 0.00175। अब अगर टोटल मोल्स निकालने हैं तो आप इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या रेशो बना लें कि 0.00175 ये कितने वॉल्यूम में है? 25 cm³ में। बट टोटल सोल्यूशन कितना है? 100 cm³। तो उसमें कितने होंगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.00175 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 24, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। तो क्या आंसर आ रहा है? 0.007। 0.007। ठीक है, ये आपके पास मोल्स आ गए NaClO के इन दिस सोल्यूशन। या आप कह सकते हैं कि इन एक्चुअल 10 cm³, बिकॉज ये सारा का सारा 10 cm³ आपने यहाँ ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो दिस इज 0.007 मोल्स इन 10 ml ऑफ ब्लीच और W। ठीक है, ये आ गए। अब ये मोल्स आ गए, अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सॉरी, कंसेंट्रेशन में। वॉल्यूम कितना था? एक्चुअल वॉल्यूम कितना था? 10 cm³। तो अब कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ W दैट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 0.007 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 1000, जो एक्चुअल वॉल्यूम आपने लिया था। 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ से आ जाएगी कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर DM³। मैं बेटा मोल्स फाइंड आउट करके उसको MR में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, वो एक ही बात है, आप उसको बाद में MR से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ग्राम्स पर DM³ में आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो 0.007 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइड बाय 1000, और NaClO का MR कैलकुलेट कर लें। NaClO का MR कैलकुलेट कर लें। जो भी MR आ रहा है उसको यहाँ पे रखेंगे, तो ये आपके पास ग्राम्स पर DM³ में कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं मई जून 2023, पेपर 22। पेपर 22। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए थे बेटा, ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट किए थे। ठीक है, उसके बाद जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आए हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और मोल्स ऑफ NaClO ये सेम है, क्योंकि रेशियो सेम। ठीक है, और ये जो NaClO के मोल्स आएंगे ये 25 cm³ में होंगे। ये जो मैंने आपको बताया कि आपने बेसिकली टोटल सोल्यूशन कितना बनाया था? टोटल सोल्यूशन था 100 ml। आपने उसके चार पोर्शन कर दिए, 25 ml आपने एक्सट्रैक्ट किया था, उस 25 को आपने रिएक्ट कराया था। तो ये जो आपने मोल्स कैलकुलेट किए हैं 0.00175, ये इस 25 ml में थे। तो वही चीज हमने रेशियो बनाई, हमने कहा 0.00175 मोल्स 25 में है। तो 100 में कितने आएंगे? समझ आ रही बात? नहीं बेटा, 100 cm³ नहीं, मैं आपको वही बता देता हूँ। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी, ये बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखें 100 जो है ना वो टोटल, आपने, आपसे क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर DM³ ऑफ सोडियम क्लोरेट इन W। ठीक है, अब W क्या था? W ये था 10 cm³ ऑफ W। ये W था। जब आपने उसको उसमें पानी ऐड कर दिया, अब तो वो डाइल्यूट हो गया ना। अब वो डाइल्यूट हो गया, अब उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है। मोल्स उतने ही है, बट कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है। आपने ये जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था, इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद तो अब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी ना। तो अब ये कुछ और बन गया, अब ये W नहीं है। आप वंस वी एडेड वाटर, तो अब वो डाइल्यूट सोल्यूशन बन चुका है। तो हम उसकी मोल्स दोनों में सेम होंगे, बट कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है, बिकॉज कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए हमने 10 ml लिया है। तो वंस वी फाइंड आउट दी मोल, इसलिए सेम है ना बेटा, क्योंकि आपके पास ये, सपोज ये 10 ml था, W तो उतना ही है ना, 10 cm³ जितना यहाँ, अगर सपोज 10 cm³ में 5 ग्राम W था, तो वही 10 cm³ आपने इधर ट्रांसफर किया, स्टिल वो 5 ग्राम ही होगा ना। बट वो ज्यादा दूर दूर चला गया होगा, डाइल्यूट हो गया, क्योंकि पानी आपने ज्यादा ऐड कर दिया। W का अमाउंट ना बढ़ा है ना कम हुआ है, W तो उतना ही है ना। सोडियम क्लोरेट ब्लीच जो है वो उतना का उतना ही है, चाहे आप उसको 1000 ml पानी में डालें। आपने वही 10 ml जो स्टार्ट में था, आपने उसी 10 ml को 100 ml में कन्वर्ट कर दिया। वो तो पानी ऐड करके किया ना। ब्लीच का अमाउंट तो उतना ही है उसमें। वाटर ऐड करने से सिर्फ उसकी कंसेंट्रेशन पे इफेक्ट आएगा।
बात समझ में आ रही है? ठीक है। और 25 cm क्यूब और 100 cm क्यूब में हम फिर वही बात कर रहे हैं कि हम मोल्स देख रहे थे कि जब आप उसको मतलब डिसॉल्व कर रहे हैं, 100 ml सोल्यूशन बना रहे हैं, तो आप समझे कि मैं एक जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप इसको यूं समझें। आप इसको यूं समझें कि ये जो 10 ml था, मैं फिर इसको दोबारा डिटेल में बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके जाता हूँ। समझे ये 10 ml के अंदर जो ब्लीच है इसके चार पार्टिकल थे, 1 2 3 4, चार पार्टिकल। जब आपने उसको 100 ml पे कन्वर्ट किया तो अगेन वो चार पार्टिकल ही होंगे, बट वो चार पार्टिकल एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका 25 ml ये वाला जो पार्ट है ये आपने एक्सट्रैक्ट किया, इसको आपने रिएक्ट किया H2O2 के साथ। और H2O2 से रिएक्ट करने पर आपने उसके मोल्स फाइंड आउट कर लिए कितने, 0.00175। यानी ये समझे कि आपने फाइंड आउट किया कि जी एक मोल है, बट वो एक मोल तो सिर्फ इतने हिस्से में है ना, आपको टोटल फाइंड आउट करने थे। तो टोटल के लिए फिर आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। कि अगर एक है, इतने हिस्से में 1 है, तो बाकी टोटल में कितने हो जाएंगे, तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमने उसको 4 से मल्ट, तो 25 में और 100 में मोल्स का फर्क होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपको? या स्टिल कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मोल्स आए, और फिर उन मोल्स को हमने कितने मोल्स आ गए, 0.007। ठीक है, ये 100 ml में आ गए। उसके बाद आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी थी, तो कंसंट्रेशन के लिए आपने उसको 10 से डिवाइड किया, जो कि एक्चुअल वॉल्यूम था, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू। ठीक है। यहाँ से आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी डब्ल्यू की इन मोल्स पर डीएम क्यूब, फिर उसको एमआर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एमआर कितना आ रहा है NaClO का, NaClO का एमआर कितना आ रहा है? क्योंकि इधर से जो आंसर आएगा वो आएगा किसमें, मोल्स पर डीएम क्यूब में। तो अगर हम उसको एमआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम्स पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। 74.5 आ रहा है। ठीक है जी। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो आंसर आएगा, इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 74.5, तो क्या आंसर आ रहा है, 52.15। ठीक है जी, 52.15। हाँ जी, समझ आ गई बात? क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट फिर ये सिंपल। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, इन इंडस्ट्रीज इथेनॉल। जी बिल्कुल, एमआर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने, आप ये बता रहे हैं एक डीएम क्यूब में इतने मोल्स हैं, तो अगर उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो बस जो सिंपली एक डीएम क्यूब में मोल्स हैं उसको एमआर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहेंगे कि एक डीएम क्यूब में इतने ग्राम्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट ये अगेन एंथैल्पी चेंज का क्वेश्चन है, इन इंडस्ट्रीज इथेनॉल इज मेड बाय रिएक्टिंग इथीन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। इथीन को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, स्टीम के साथ। ठीक है, इथीन रिएक्ट्स विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। यूज द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज इन टेबल 4.1 टू कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन 1। बॉन्ड एनर्जीज वैल्यू यूज करनी है और इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी है फॉर रिएक्शन 1। ठीक है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज हमें फाइंड आउट करनी है। तो रिएक्शन को हम बॉन्ड्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, C2H4। अपनी आसानी के लिए जिनको आइडिया है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट जिनको आइडिया नहीं है वो इस किस्म के क्वेश्चंस को पहले बॉन्ड्स की फॉर्म में बना लें। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड कैंसिलेशन भी हो सकती है, जो जो बॉन्ड कैंसिल हो रहे हैं आप चाहें तो उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कार्बन हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन, 3 4, चार CH बॉन्ड है, और इधर भी 1 2 3, और ये 4, चार CH बॉन्ड कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब सिर्फ एक CH बॉन्ड रह गया प्रोडक्ट साइड पर। तो हम डायरेक्ट पहले वो एक CH बॉन्ड लिख लेते हैं, ये जो एक CH बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड रह गया, तो CH की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 410। तो प्रोडक्ट साइड पर 410। उसके बाद CO बॉन्ड, CO बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 360। 360 प्लस
ओ एच बॉन्ड, ओ एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 460। ठीक है, उसके बाद रिएक्टेंट साइड पर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 610 प्लस ओ एच इंटू ओ एच मल्टीप्लाई बाय 2, तो 460 मल्टीप्लाई बाय 2। वैसे ये भी कैंसिल हो सकता है, तो चलें देख लें, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन वुड बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी डेटा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लें। ये रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी है, इसमें से इसको माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, -50। अच्छा, आपने सारी वैल्यूज यूज करके किया होगा तभी इतनी बड़ी वैल्यूज आ रही। -50, इसको चेक कर लें आंसर को। हाँ जी, ठीक है जी, ये -50 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट सिंपल सा सवाल था ये। रिएक्शन वन रीचेस इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, deduce what effect increasing the pressure will have on the amount of ethanol in the new equilibrium mixture, increasing the pressure. Use ली चैटलियर principle to explain your answer. The effect of जब pressure बढ़ाएंगे तो equilibrium कहाँ shift होगा, where we have less number of moles of gas। तो अगर आप देखें तो reactant side पर ये भी गैस है, ये भी गैस है, 2 moles of gas on reactant side, 1 mole of gas on product side। तो इसका मतलब amount of ethanol क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, effect of increasing pressure, amount of ethanol increases। ठीक है, रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, एज मोर, रीजन क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस एज लेस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, या आप सिंपली कह दें टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, लेस मोल्स ऑफ गैस, ये एडिशनल अगर आपने इतना भी लिख दिया तो काफी है, लेस मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। हाँ जी, बाकी सब इसमें ऑर्गेनिक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया।